अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो हमारी सन के ऊपर है। सन एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है क्योंकि सन ट्रांजिट कर रहा है 14 अप्रैल को और 15 ऑफ अप्रैल तक ये रहेगा एरीज में, यानी कि अपने शर्फ में उच्च के घर में रहेगा, जहाँ पे इसको एग्जॉल्टेशन रहती है, यानी कि ये सबसे पावरफुल रहता है सन यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर करना चाहूँगा, लेकिन जो लोग इंट्रो स्किप करके देखना चाहते हैं भले स्किप करके देखें, लेकिन ये भी बता दूँ कि अगर आप इसको स्किप करते हैं तो आप बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, सन के बारे में। यहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का भी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सन की पावर्स भी बताऊंगा, सन की नेगेटिविटी भी बताऊंगा, पावरफुल हो के भी नेगेटिविटी भी बताऊंगा, और यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि इन पैटर्न से आप लोग फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं और आपके घर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है जिस घर में ट्रांजिट कर रहा है आपकी कुंडली पे, जो आपके अकॉर्डिंग टू मून साइन होगा। और जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें और कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लिखें, सिटी के साथ लिखें, तो हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। इनकम्प्लीट मैसेजेस को हम रिप्लाई नहीं देंगे। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी कुंडली या जायचे का डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं, पैटर्न को समझना चाहते हैं और वक्त से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, क्योंकि आप लोग अच्छे वक्त में भी गलत फैसले लेके अपना अच्छा वक्त ज़ाया कर सकते हैं। और फिर कमेंट सेक्शंस ऐसे ही भरे रहते हैं कि हमारा अच्छा वक्त कब आएगा, हम तो 12 साल से मनुष्यत ही फेस कर रहे हैं, बुरा वक्त ही फेस कर रहे हैं। हर चीज़ का एक वक्त होता है और उस वक्त को समझना पड़ता है। अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत निज़ाम बनाया है, इस निज़ाम को समझना पड़ता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जब आप अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसले ले रहे होते हैं, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे होते हैं, उस वक्त आप वो डिसीजंस खुद नहीं ले रहे होते। वो डिसीजंस आपके अंदर एक एनर्जी है वो डिसाइड कर रही होती है, जिसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन कहते हैं, सूर्य कहते हैं। अब अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कोर में जाएं तो बृहत प्रशारा होरा शास्त्रा किताब है, तो उसमें सन की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, उसमें उसको एक आत्मा का सिग्निफिकेटर कहा गया है, यानी ये आपकी सोल है। यानी सन जो है वो आपको बताता है कि आप असल में क्या हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला आपसे एक सवाल करता है कि क्या आपको ये लगता है कि मैंने आपको बेवजह पैदा किया है, तो बिल्कुल उसी तरह सन आपको बताता है कि आपकी वजह क्या है पैदा होने की, आपको किस जगह जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है और काफ़ी लोगों ने आजकल सोशल मीडिया पे यही क्रिएट किया हुआ है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हुए कि मेरा सन साइन ये है इसलिए मेरी पर्सनालिटी ये है। लेकिन अगर आप क्लासिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखें, उसके टेक्स्ट देखें, कहीं भी ये नहीं लिखा कि सिर्फ सन जो है वो आपकी पर्सनालिटी डिफाइन करता है। प्रशारा अगर आप क्लियरली उसको देखें पढ़ें तो क्लियरली उसमें लिखा है कि जो चांद है, मून है, वो माइंड है। जो लगना है, लगना टाइम ऑफ बर्थ से पता चलता है, वो आपका शरीर है, आपका जिस्म है, आपकी आपकी जो लाइफ की एक्सपीरियंस है वो है। और जो सन है वो आपकी सोल है और आपकी अथॉरिटी है, आत्मा है बेसिकली। तो अगर आप सिर्फ सन साइन से अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे आप लोग, ये वो सिंप्लीफाई करके डिस्टॉर्ट कर रहे हैं आप एस्ट्रोलॉजी को, जिसकी वजह से आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल रही। अब यहाँ एक और डीपर लेयर समझना बहुत ज़रूरी है। वेस्टर्न और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का फ़र्क क्या है? जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो ट्रॉपिकल ज़ोडिएक यूज़ करती है, यानी सीजन्स पर बेस्ड होती है। जब स्प्रिंग एक्विनेक्स होता है तो उस पॉइंट पर एरीज स्टार्ट माना जाता है, चाहे आसमान में एक्चुअल कॉन्स्टलेशन जो है एरीज हो वहाँ पे या ना हो। अब जो अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी को देखें तो वो साइडरियल ज़ोडिएक को यूज़ करती है, यानी आसमान में इस वक्त जो रियल प्लानिटरी पोजीशंस चल रही हैं, एनालिसिस उन्हीं बेसिस पर होता है। इसीलिए दोनों सिस्टम में अप्रॉक्सीमेटली 23 से 24 डिग्री का डिफरेंस आ चुका है, या आप ये समझ लें कि 25 डिग्री का डिफरेंस आ चुका है, जो कि आपके सन साइन को भी अब डिफरेंट बना देता है। यानी अगर कोई ये कहे कि मैं जनवरी में पैदा हुआ हूँ तो मेरा जो सन साइन है वो कैप्रिकॉन या एक्वेरियस है, तो ऐसा नहीं है। अब सन जो है वो शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि जो हमारी ज़मीन है वो रेवोल्यूशंस भी कर रही है और रोटेशंस भी कर रही है। इसी तरह सन भी रेवोल्यूशन कर रहा है। जी हाँ, काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि सन किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि रोटेशन का मतलब है कि एक जगह पे खड़े होकर गोल घूमना, और रेवोल्यूशन का मतलब है किसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमना। अब दुनिया का तो समझ में आता है,
कि वो सन के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन अगर आप सन को देखें तो वो मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में घूम रहा है, तो वो उसको रेवोल्यूशन कर रहा है कि वो उसके बीच में रहने की उसमें कोशिश कर रहा है। तो अगर आप इसको गूगल करें तो आपको ये समझ में आ जाएगी चीज़ कि रेवोल्यूशन और रोटेशन में फ़र्क क्या है, और सन रेवोल्यूशन कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि सन की जो स्पीड है वो 8,28,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो रेवोल्यूशन कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से प्रेडिक्शंस में गैप आ जाता है, और आप इसका खुद प्रूफ भी देख सकते हैं। आज अगर आप किसी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर की वीडियो देखेंगे तो वो कहेगा सैटर्न जो है वो एरीज में है और अब ये होगा। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स को जब आप फॉलो करेंगे या उसके कैलकुलेशंस को देखेंगे तो एक्चुअल जो है सैटर्न जो है वो पाइसिस में ट्रांजिट कर चुका है। और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपने 29 मई 2025 को सैटर्न की सीरीज देखी होगी, जिसमें हमने बताया था कि सैटर्न जो है वो पाइसिस में ट्रांजिट कर रहा है। और जो हमने उसमें प्रिडिक्शंस दी थी कि आने वाले हालात आपके लिए कैसे होंगे, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमने उसमें बताया था हर घर से रिलेटेड आपके ऊपर क्या इश्यूज आ सकते हैं और कैसे आपने टैकल करने हैं। अब ऑनेस्टली आप अपनी लाइफ को देखिएगा और क्या फेज़ आया आपकी ज़िंदगी में, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर से भी कंपेयर कर लीजिएगा और हमारी प्रिडिक्शन से भी कर लीजिएगा, और किसी और वैदिक एस्ट्रोलॉजर से भी आप इसको कंपेयर कर लीजिएगा। अगर आया है तो आपको खुद समझ आ जाना चाहिए कि आप कौन सा सिस्टम ऑब्जर्व कर रहे हैं और किसकी ऑब्जर्वेशन पर आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और कौन सा सिस्टम जो है वो सीजनल अप्रॉक्सीमेशंस पर चल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे सन को लेके और वैदिक और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को लेकर। अगर नहीं है तो आप गूगल पर फिर भी इसको सर्च कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर इस पर बताइएगा। अब आते हैं वापस सन पर, क्योंकि ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमी की डिबेट नहीं थी, ये आपकी आइडेंटिटी का मैटर था। पिछले कुछ हफ्तों से सन जो था वो पाइसेस में था, एक वाटर एलिमेंट ज़ोडिएक में था। और जो बीपीएचएस के प्रिंसिपल्स हैं, यानी बृहद प्रशारा होरा शास्त्र के प्रिंसिपल्स हैं, उनके मुताबिक, अच्छा ये जो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सबसे बेसिक बुक है जिसको कोर माना जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। इसके प्रिंसिपल्स अगर आपको नहीं पता तो आप एस्ट्रोलॉजी कभी भी नहीं सीख सकते। तो जो सन है वो जब भी वाटर एलिमेंट वाली ज़ोडिएक में आता है, बुर्ज में आता है या राशि में आता है, तो जो उसकी फायर है वो यहाँ पे डाइल्यूट हो जाती है। रिजल्ट उसमें आपने क्या देखे, डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा वीक देखी, आइडेंटिटी ब्लर देखी, कॉन्फिडेंस जो है वो फ्लक्चुएट होते हुए देखे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आप लोगों की अपनी सेल्फ वर्थ है उस पर बहुत ज़्यादा डाउट होना शुरू हुआ। अगर इस फेज़ में सैटर्न का जो इन्फ्लुएंस आ जाए बीच में, तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजीज के कॉन्सेप्ट्स हैं उनके मुताबिक एक अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में चलते हुए ये चीज़ें देखी कि जो टेंशन्स हैं, जो ईरान इसराइल और यूएसए की वॉर है उसमें कोई कमी नहीं आ रही, दिन ब दिन टेंशन्स बढ़ रही हैं। और साथ ही साथ अगर मैं ये बात करूं कि सजिटेरियस को उठा के देखें, कि डोनाल्ड ट्रंप को आप उठा के देखें क्योंकि वो सजिटेरियस हैं, और करंट प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से उनके फोर्थ हाउस में सन बैठा हुआ था। और फोर्थ हाउस क्या होता है? फोर्थ हाउस आपका घर होता है। तो मैंने आपको, जब अंगारक दोष बन रहा था और चांद ग्रहण की वीडियो थी, तो मैंने आपको बता दिया था 26 फरवरी को आप लोग अचानक प्रोटेस्ट देखेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ हाउस डैमेज हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का। तो आपने उसके खिलाफ लोगों का मजमा देखा, आप लोगों ने प्रोटेस्ट देखे, उसके खिलाफ देखे, क्योंकि उसका घर जो था, यानी ये आपके घर का सुकून है, वो बर्बाद हो गया रह गया क्योंकि वो ढैया में है। इसी के साथ आपने अपनी रियल लाइफ में क्या देखा? जिनका 10th हाउस डैमेज था उन्होंने अपने बॉस के साथ टेंशन्स देखी, फादर के साथ डिस्टेंस देखी, अपनी कैपेबिलिटीज़ पर शक करना शुरू किया होगा, मेहनत ज़्यादा कर रहे होंगे, रिकग्निशन नहीं मिल रही होगी। ये इमेजिनेशन नहीं थी, ये जो प्लानिटरी पोजीशंस थी उनकी इंटरेक्शंस थी, कंजंक्शंस थी। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया कि सन जो है वो 14 अप्रैल को ट्रांजिट कर रहा है एरीज में, यानी फायरी एलिमेंट राशि में वापस आ रहा है, ज़ोडिएक में वापस आ रहा है, बुर्ज में वापस आ रहा है। और ये इसकी शर्फ वाली पोजीशन है, या आप ये कह लें उच्च की पोजीशन होगी। ये अपनी हाईएस्ट डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की तरफ जा रहा है। यहाँ सन अपनी फुल अथॉरिटी में आएगा, यहाँ पे क्लैरिटी भी मिलेगी, डिसीजंस पावर भी मिलेंगी, लीडरशिप भी मिलेगी, सब एक्टिवेट होगा। लेकिन एक चीज़ जो लोग नहीं समझेंगे वो ये कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, वो यहाँ पे आपको वार्न भी करते हैं,
आपको एहतियात बरतने को भी कहते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होती। अगर सन ओवर पावर्ड हो जाए, यानी उसको बहुत ज़्यादा पावर मिल जाए, तो वो आपको ईगो भी देता है, डोमिनेंस भी देता है, और मैं ही सब कुछ जानता हूँ वाली सोच देता है। जब आपके हर रिश्ते में ये सोच आ जाए कि मैं ही सब जानता हूँ, तो अगला बंदा अपने आप को सप्रेस समझता है और वो आपसे ला ताल्लुकी करना शुरू करता है, आपसे डिस्टेंस करना शुरू करता है। ये एक ओवर पावर्ड सन की निशानी है। अब रियल एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूं कि अगर एक लीडर है ज़िंदगी में, आप जिससे इंस्पायर्ड हो रहे हैं, तो ये उसका बैलेंस सन होगा। लेकिन एक लीडर है जो आपको सिर्फ कंट्रोल करना चाहता है, तो ये इम्बैलेंस सन है। दोनों स्ट्रांग हैं लेकिन रिजल्ट अलग अलग है। और एरीज में जो सन का बिहेवियर है वो प्योर आग जैसा होता है, सीधा, तेज, एक्शन ओरिएंटेड। ये रुकता नहीं है, इसलिए ये आपको उठा भी सकता है, और अगर अवेयरनेस आपको ना हो कि आपने फैसले कैसे लेने हैं, तो ये आपको फ़ौरन गिरा भी सकता है। तो अब जो फेज़ आ रहा है वो सिर्फ एक ट्रांजिट नहीं है, ये एक टेस्ट है। क्या आप अपनी आइडेंटिटी को कॉन्शियसली बिल्ड कर सकते हैं, या सिर्फ ईगो के थ्रू रिएक्ट करेंगे? और आखिर में एक बात जो आपको याद रखनी है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन वो आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है। अगर आप सच में अपनी लाइफ समझना चाहते हैं तो आपको पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, सिर्फ एक साइन नहीं। क्योंकि सन का असली काम ये नहीं है कि वो आपको सिर्फ ऊंचाइयों की तरफ लेकर चला जाए। आप ऊंचाइयों की तरफ चले तो जाएंगे, लेकिन बाद में फिर बहुत मुश्किलात आपको देखने को मिलेंगी। सन का जो असली काम है वो आपको सच दिखाना है, आपको उस पाथ पे लेके जाना है जिसके लिए आप इस दुनिया में आए। और जब वो सच सामने आता है तो तब सबसे पहले जो गिरता है वो आपका ईगो होता है, और उसके बाद आपकी असली ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो अब समझते हैं कि जो सन का ट्रांजिट है वो आपकी कुंडली या जायचे में किस घर में हो रहा है, तो वो आपको क्या इम्पैक्ट देगा। तो अगर आपका मून साइन या लगना जो है, अगर लियो है यानी कि सिंह राशि है, यानी कि बुर्ज असद है, तो सन आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और नाइन्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। इसका इम्पैक्ट आपके करियर, जॉब और बिजनेस पर कैसे आता है, तो यहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि लीडरशिप आपको नॉलेज के थ्रू मिलेगी। टीचिंग हो गई, गाइडिंग हो गई, मेंटोरशिप हो गई। अगर आप ऐसे रोल्स में हैं तो आप लोगों को यहाँ पे फ़ायदा हासिल होगा। अथॉरिटी मिलेगी आपको फ़िलासफ़ी में, लॉ में, एजुकेशन में, और रिलीजन टाइप जो आपकी फील्ड्स हैं उनमें आपकी अथॉरिटी यहाँ पे बनना शुरू होगी। और बंदा जो है यहाँ पे नेचुरली बहुत अच्छा एडवाइज़र बन जाता है। लोग उसकी बात को सुनते हैं, रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाती है बिना किसी फोर्स के। लेकिन थर्ड हाउस भी यहाँ पे एक्टिव होता है, तो जो कम्युनिकेशन है उसमें थोड़ी सी ईगोइस्टिक अप्रोच आ जाती है कि लोग ज़्यादा सुनना शुरू हो गए हैं, तो आप ईगोइस्टिक हो जाते हैं। एक तो इस चीज़ को आपने बहुत कंट्रोल करना है। यही इशू आपकी टीम के साथ भी आएगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो टीम में कम्युनिकेशन इश्यूज देखने को मिलेंगे कि मैं सही हूँ, मैं हर चीज़ सही जानता हूँ। ये वाला एटीट्यूड बहुत गलत होता है, इसको आपने बैलेंस करना है। एफर्ट्स को अंडर एस्टिमेट करना किसी के भी, तो ये चीज़ आपने किसी की, कोई भी एफर्ट कर रहा है, भले छोटे से छोटा कर रहा है, आप उसको प्यार से बोल दें। देखें, अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि कोई आपके पास आ रहा है, भले एक फूल गार्डन से तोड़ के लेके आ रहा है, कोई एफर्ट ही करके आ रहा है ना, छोटी मोटी ही सही, भले वो 10,000 का बुके आपके लिए अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन एक फूल लेके तो आ रहा है आपके लिए, तो आप उसकी एफर्ट को नज़रअंदाज ना कीजिए। तो एफर्ट्स को जब आप अंडर एस्टिमेट करेंगे तो यहाँ पे आपके रिश्ते बिखरेंगे, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके घर से रिलेटेड हो। ये एक बेसिक सा रूल है, तो इस चीज़ को आप समझिएगा। ये टाइम पीरियड इस तरह का होगा। इसके अलावा जॉब में जो है वो, अगर आप लोग सीनियर रोल्स पर हैं तो अब आप लोग आउटशाइन करेंगे, लेकिन कोलीग्स के साथ यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग बिजनेस में हैं तो विजन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूशन अभी वीक रहेगी। यहाँ पे रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, मैरिड लोगों की बात करते हैं, सिंगल्स की बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन और एफर्ट जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे अफेक्ट होते हैं, क्योंकि नाइन्थ और थर्ड हाउस का यहाँ पे एक्सेस एक्टिवेट हो रहा है आपके लिए। तो पार्टनर्स को गाइड करना, आपको समझना होगा कि उनको कैसे गाइड करना है, एडवाइस देना है, सुनना है उनको। एडवाइस भी दीजिए, उनको सुनिए भी। इसके अलावा एक यहाँ पे टेंडेंसी आपके अंदर आएगी कि आप एडवाइस बहुत ज़्यादा देंगे लेकिन सुनेंगे कम, तो आपने सुनना भी है। इमोशनल बात को लॉजिकल बनाना इस चीज़ से परहेज़ कीजिएगा। तो शादीशुदा जो लोग हैं, कम्युनिकेशन आप लोगों की इम्बैलेंस हो सकती है, तो इस चीज़ को आपने बैलेंस मेंटेन करना है। इसके अलावा आपके पार्टनर को लग सकता है कि आप उनकी बात को वैल्यू नहीं दे रहे, तो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा। सिंगल्स की बात करें तो स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे,
और यहाँ पे एक आपके दिमाग में बात चलना शुरू हो जाएगी कि मुझे कोई समझने वाला नहीं है, मुझे कोई समझने वाला चाहिए, ऐसा माइंडसेट चाहिए। तो उसकी वजह से आपके जो रिलेशनशिप है वो डिले हो सकते हैं। बिलीफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा लेकिन दूसरों की बात सुनने की कैपेसिटी आप लोगों की कम हो जाएगी, तो इस चीज़ को आपने बैलेंस करना है। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। तो नाइन्थ हाउस है, ओवर कॉन्फिडेंस रिलेटेड स्ट्रेस देगा, रिस्क टेकिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जो थर्ड हाउस की जो एस्पेक्ट है वो नर्वस टेंशन देता है आपको, जो आपका नर्वस सिस्टम है उससे रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, शोल्डर, आपके बाजू, यहाँ पे उन पे दबाव आ सकता है और मेंटल रेस्टलेसनेस का शिकार हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना। अब कुछ चीज़ें हैं इस ट्रांजिट की जो बैलेंस रहेंगी नेचुरली, और कुछ चीज़ें नेचुरली इम्बैलेंस रहेंगी जिन पर आपको काम करना है। यहाँ पे इंस्पायरिंग लीडर आप लोग बन सकते हैं, ये बैलेंस आपकी ये है, नेचर है सन की। यहाँ पे आप बहुत अच्छे गाइडर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे एडवाइज़र बन सकते हैं। यहाँ पे फेथ और एफर्ट्स दोनों बैलेंस होंगे, लोगों को अपलिफ्ट करना जानते हैं इस टाइम पीरियड में आप लोग। लेकिन जो इम्बैलेंस्ड हैं वो ये है कि आप सबसे पहले बहुत ज़्यादा डॉगमेटिक हो जाते हैं। अब डॉगमेटिक अगर मैं आपको ईजी लफ्ज़ों में बताऊं, वो ये है कि आप एक चीज़ पे अटक जाएंगे कि कोई आपने फ़ैसला कर लिया, किसी चीज़ को आपने समझ लिया पहले से खुद से ही, चाहे वो गलत हो या ठीक हो, तो आप किसी और की सुनेंगे ही नहीं, उनके आइडियाज़ को चैलेंज ही नहीं करने देंगे कि वो जो आपके इस्टेब्लिश्ड बिलीव्स हैं उनको चेंज कर सकें, या उनमें कोई, आप ये समझ लीजिए कि रिवीजन दे सकें, या उनमें कोई बेहतरी ला सकें। तो इस चीज़ को आपने बैलेंस करना होगा। ईगोइस्टिक बिलीफ सिस्टम हो जाएगा आपके कि आप आंखें बंद करके एक चीज़ को फॉलो करना शुरू हो जाएंगे, आया वो चीज़ है या नहीं है आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस चीज़ को बैलेंस करना होगा, पढ़ के, लिख कर, रिसर्च कर कर। इसके अलावा दूसरों को अंडर एस्टिमेट करना, ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी। और इसके अलावा एडवाइस ज़रूर दीजिए, एडवाइस आप लोग अच्छी देंगे लेकिन ज़्यादा एडवाइसेस किसी को नहीं दीजिए। और आप लोग एडवाइसेस के चक्कर में अपना एक्शन नहीं लेना शुरू करेंगे तो एक्शन यहाँ पे कम हो जाएगा और आप दूसरों को बहुत ज़्यादा बताना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत एक आप लोगों के लिए इम्बैलेंस सिचुएशंस क्रिएट करेंगी जो आपको नेगेटिविटी में लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा सन के बारे में और इसके ट्रांजिट के बारे में, और ये ट्रांजिट आपके लिए कैसे काम करे। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमसे काउंटर क्वेश्चंस भी ज़रूर किया कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।